हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रॉयल घर जमाई एपिसोड 354 आ गया है। चाहिए आप लोग देखिए। दादो सा के फोन ने गौतम की दुनिया हिला दी थी। तभी गौतम ने फोन पर कहा, दादो साहब, आप अचानक क्यों ऐसा? मैंने आपको फोन करने की कोशिश की थी। इससे पहले गौतम की बात पूरी हो पाती फोन कट गया था। दादो सा के फोन ने गौतम के दिमाग में कई सारे सवाल पैदा कर दिए थे। गौतम ने अपने फोन को देखते हुए अपने आप से कहा, इसका मतलब क्या वो मैसेज सच में दादू सा ने भेजा था? इसका मतलब इस सब में राठौड़ परिवार के लोग भी शामिल हैं। नहीं नहीं, दादू सा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? गौतम के दिमाग में उसके दादो सा को लेकर बहुत सारे ख्याल आ गए थे। तभी गौतम को उसके दादो सा की पुरानी बात याद आई। गौतम बेटा, जिंदगी में कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो तुम्हारे सामने दिख रहा है वो सच है, लेकिन वो सच नहीं होगा। तुम उस वक्त अपने विवेक का इस्तेमाल करना, यही तुम्हें औरों से अलग बनाएगा। अपने दादो सा की ये बात गौतम को याद आ गई थी। तभी गौतम ने सोचा, इस कॉल पर आवाज भले ही दादू सा की थी, लेकिन बात करने का लहजा बिल्कुल वैसा नहीं था। कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वरना दादू सा को आदित्य को बचाने से क्या मतलब? इसका मतलब फोन पर दादू साहब थे ही नहीं। किसी ने उनकी आवाज से वॉइस फिशिंग स्कैम किया है। गौतम को समझ आ गया था कि ये कॉल किसी ने दादू सा की आवाज निकाल कर किया था, लेकिन सवाल अभी भी वही था कि ये सब आखिर कौन कर रहा था। तभी गौतम ने आदित्य को देखते हुए कहा, इस पूरी कहानी की 3 कड़ियां तो मेरे सामने आ गई हैं। आदित्य, डॉक्टर भार्गव और वो लड़की। इन्हीं के जरिए इस नाटक की जड़ तक पहुंच सकता हूँ। तभी गौतम ने सनी को फोन किया और कहा, सनी, मुझे अभी एक गाड़ी की जरूरत है, इसी वक्त। ठीक है मिस्टर गौतम, आप मुझे आपकी लोकेशन भेज दीजिए। मेरा आदमी गाड़ी लेकर 5 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। तभी गौतम आदित्य को घसीट कर नीचे लेकर आया। बिल्डिंग के बाहर ही गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। गौतम गाड़ी से सीधा नेशनल मेडिकल सेंटर पहुंच गया था। गौतम ने एक तूफान की तरह वहां का दरवाजा खोला और आदित्य को घसीटता हुआ वहां लेकर आ गया था। हॉस्पिटल के फर्श पर आदित्य के खून की एक लंबी लाइन बन गई थी। तभी एक गार्ड गौतम के पास दौड़ कर आया और बोला, अरे क्या हुआ इनको? ऐसे घसीट कर क्यों लेकर जा रहे हो? किससे मिलना है आपको? गौतम ने आदित्य को उठाकर अपने कंधों पर डाला और गार्ड से कहा, ये एक पेशेंट है और इनका इलाज सिर्फ डॉक्टर भार्गव कर सकते हैं। कहाँ है वो अभी? गौतम की बात को सुनकर गार्ड ने आदित्य को गौर से देखा। फिर गौतम से कहा, डॉक्टर साहब तो अपने केबिन में हैं। उन्होंने आज किसी से भी मिलने के लिए मना किया है। गार्ड की बात सुनकर गौतम मुस्कुराता हुआ बोला, अरे आप चिंता मत करिए, ये डॉक्टर भार्गव के स्पेशल पेशेंट हैं। इनसे मिलेंगे डॉक्टर साहब। ये कहकर गौतम वहां से आगे बढ़ गया था। गार्ड ने डॉक्टर भार्गव को फोन करके कहा, सर, एक आदमी किसी घायल आदमी को उठाए हुए आपके कैबिन में आ रहा है। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कह रहा है कि वो आपका स्पेशल पेशेंट है। गार्ड की बात सुनकर डॉक्टर भार्गव ने तुरंत अपने लैपटॉप में सीसीटीवी कैमरा खोला तो उसके होश उड़ गए थे। गौतम आदित्य को कंधे पर उठाए हुए चला आ रहा था। यह देखकर डॉक्टर भार्गव ने कहा, इस बेवकूफ आदित्य को मैंने गौतम की बीवी से बदला लेने के लिए कहा था, ताकि उसके जरिए मैं गौतम से बदला ले पाता। लेकिन ये आदमी तो खुद मौत को लेकर मेरे पास आ रहा है। मुझे यहां से निकलना होगा। डॉक्टर भार्गव तेजी से अपने कैबिन के गेट की तरफ गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, दरवाजा एक जोरदार लात से टूटकर जमीन पर आ गिरा था। डॉक्टर भार्गव ने चौंक कर सामने देखा तो सामने गौतम खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में एक शैतानी चमक थी। गौतम ने आदित्य को उतारकर उसे डॉक्टर भार्गव के सामने पटकते हुए गरजती हुई आवाज में कहा, इसका क्या जवाब दोगे डॉक्टर? बताओ, बोलो, मैं भी सुनना चाहता हूं कि तुम क्या सफाई दोगे। गौतम की बात सुनकर डॉक्टर भार्गव की आवाज गले में अटक गई थी। आदित्य की हालत देखकर वो इतना डर गया था कि सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने अपने माथे के पसीने को साफ करते हुए अपने डर को छुपाते हुए कहा, मिस्टर गौतम, ये क्या नाटक लगा रखा है आपने? ये नेशनल मेडिकल सेंटर है, यहाँ तुम इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हो। इस आदमी को यहाँ छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। बाहर निकलो, मैं इस मामले को यहीं दबा दूंगा, कोई एक्शन नहीं लूंगा। डॉक्टर भार्गव की बात सुनकर गौतम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। उसने डॉक्टर भार्गव से कहा, अरे वाह, तुम तो वाकई में बहुत अच्छे आदमी निकले। फिर तो तुम्हें अपने दोस्त को जरूर बचाना चाहिए। तभी गौतम ने आदित्य की टूटी हुई उंगली को मरोड़ दिया था और उससे बोला, वही सच डॉक्टर भार्गव को भी बताओ जो तुमने मुझे बताया था। गौतम की बात सुनकर आदित्य चीखते हुए डॉक्टर भार्गव से बोला, डायरेक्टर सर, प्लीज मुझे बचाओ। आपके कहने पर मैंने गौतम की बीवी को उठाया था। आपने कहा था कोई भी दिक्कत होगी तो आप संभाल लेंगे। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। आदित्य की बात सुनकर डॉक्टर भार्गव घबरा गया था। उसने गौतम की तरफ देखकर कहा, ये झूठ बोल रहा है, मैं ऐसी बातें कभी नहीं करता। मैं नेशनल मेडिकल सेंटर का डायरेक्टर हूँ। मैं भला ऐसी बातें क्यों करूंगा? तुम्हारी इन झूठी बातों की वजह से मैं तुम्हें अभी इस इंस्टीट्यूट से निकालता हूँ। डॉक्टर भार्गव की बात सुनकर आदित्य का चेहरा गुस्से से तिलमिला गया था। उसने गुस्से से डॉक्टर भार्गव की कॉलर को पकड़ा और कहा,
कमीने, मुझे मोहरा बनाकर मेरा इस्तेमाल करके अब मुझसे पल्ला झाड़ रहा है। तभी आदित्य ने गौतम की तरफ देखकर उससे कहा, गौतम, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसी ने मुझे अवनी के पीछे जाने के लिए कहा था, और वो नशे वाली चाय भी इसी आदमी ने मुझे बना कर दी थी। इस सब में इसी का हाथ है। डॉक्टर भार्गव का चेहरा पसीने से भीग चुका था। तभी गौतम ने उसकी तरफ अपना एक कदम बढ़ाया तो डॉक्टर भार्गव ने डरते हुए गौतम से कहा, गौतम, ये सब बकवास है। तुम मुझको छूने की हिम्मत मत करना। मैं रायजादा परिवार का बहुत खास आदमी हूं। अगर मुझे कुछ हुआ तो रायजादा परिवार तुम्हें जीते जी जमीन में गाड़ देगा। डॉक्टर भार्गव की बात सुनकर गौतम ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो बुलाओ तुम्हारे रायजादा परिवार के लोगों को, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हें आज मुझसे कौन बचा सकता है। गौतम की बात सुनकर डॉक्टर भार्गव ने बिना किसी देरी के अपना फोन निकाला और अपने चचेरे भाई और समीर के चाचा श्रीकांत रायजादा को फोन करके कहा, श्रीकांत भाई, जल्दी आओ, अभी के अभी नेशनल मेडिकल सेंटर पहुंचो। मेरी जान खतरे में है। वो मुझे मार डालेगा, और अपने साथ लोगों को लेकर आना। डॉक्टर भार्गव के अंदर अब एक झूठी हिम्मत आ गई थी। उसने गौतम की तरफ देखकर कहा, सुना तुमने, रायजादा परिवार की स्पेशल सिक्योरिटी टीम आ रही है। तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का यही मौका है। अपनी जान बचा लो और यहाँ से चले जाओ। भार्गव की बात सुनकर गौतम के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि सिर्फ इंतजार था। उसने भार्गव की तरफ देखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं भी चाहता हूं कि रायजादा परिवार के सब लोग यहाँ पर आए, ताकि तुम्हारी वो सच्चाई उनके सामने आए जो तुम उनसे छुपा कर यहाँ बैठे हो। गौतम की बात सुनकर भार्गव के अंदर घमंड जाग गया था। उसने अपना सीना फुलाते हुए गौतम से कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुमने रायजादा परिवार के उस बूढ़े आदमी की बीमारी क्या ठीक कर दी? तुम हम सब के बाप हो गए। ये जैसलमेर है गौतम, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ अकेले हो, कोई तुम्हें नहीं जानता, तुम कुछ नहीं कर सकते। भार्गव की बात सुनकर गौतम ने अपना फोन निकाला और सनी को फोन करते हुए एकदम शांत लेकिन खौफनाक अंदाज में कहा, मैं नेशनल मेडिकल सेंटर के अंदर हूँ। यहाँ किसी को लगता है कि मैं जैसलमेर में अकेला हूँ। जरा इनको गलत साबित करने के लिए थोड़ा इंतजाम कर देना, लेकिन पिछली बार की तरह मुझे हेलीकॉप्टर, गाड़ियां, वो सब नहीं चाहिए। बस 100 लड़के भेज देना, समझ गए ना? ये कहकर गौतम ने अपना फोन काट दिया था। गौतम के फोन काटते ही भार्गव जोर जोर से हंसता हुआ बोला, तू समझता क्या है खुद को? कोई फिल्म स्टार है क्या? 100 लोग, वाह, टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही है क्या? गौतम ने भार्गव की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था। बस 10 मिनट बाद ही नेशनल मेडिकल सेंटर के गेट पर दर्जनों काली चमकती हुई लग्जरी गाड़ियों का एक लंबा काफिला आकर रुक गया था। हर गाड़ी से रायजादा परिवार का रुतबा टपक रहा था। गाड़ियों से भारी भरकम बॉडीगार्ड के साथ सबसे पहले रायजादा फैमिली का सबसे ताकतवर आदमी महिपाल रायजादा निकला और उसके पीछे उसका भाई श्रीकांत रायजादा था। तभी श्रीकांत ने महिपाल से कहा, आइए भाई साहब, मेरे साथ आइए। जैसे ही महिपाल रायजादा श्रीकांत के साथ आगे बढ़ने लगा, पीछे से सैकड़ों काले कपड़े पहने गार्ड्स ने आकर आगे का रास्ता रोक लिया था। ये देखकर महिपाल दमदार आवाज में चिल्लाता हुआ बोला, क्या तमाशा लगा रखा है? तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई हमारा रास्ता रोकने की? रास्ता दो, हम रायजादा परिवार से हैं। महिपाल की दमदार आवाज सुनने के बाद भी वो काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड्स टस से मस नहीं हुए। तभी उनके एक लीडर ने आगे आकर महिपाल से कहा, माफ करना रायजादा साहब, लेकिन अभी किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बॉडीगार्ड की आवाज सुनकर महिपाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तभी श्रीकांत ने आगे आकर उस गार्ड को उंगली दिखाते हुए कहा, कौन हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? ये महिपाल रायजादा है। अभी के अभी इनका रास्ता छोड़ो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। श्रीकांत की बात सुनकर उन बॉडीगार्ड्स के लीडर ने कहा, मैं आपको अच्छे से पहचानता हूं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को अंदर नहीं जाने दे सकता। मुझे आप सबको यहीं रोकने का हुक्म मिला है। गार्ड की बात सुनकर महिपाल रायजादा के चेहरे पर त्योरियां चढ़ गई थी। उसने गार्ड से कहा, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है? किसने हुक्म दिया है तुम्हें ऐसा? गार्ड ने महिपाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया था और महिपाल अब जवाब के इंतजार में खड़ा था। वो कुछ कहने वाला था कि तभी वहां पर गौतम की तेज गूंजती हुई आवाज आई, मैंने हुक्म दिया है तुम सब लोगों को बाहर रोकने का। महिपाल ने अपनी आंखें उठाकर देखा तो सामने गौतम खड़ा था। गौतम को देखकर महिपाल एकदम चौंक गया था। उसने गौतम की तरफ देखकर उससे कहा, मिस्टर गौतम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही डोनेशन से चलती आ रही नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट में मुझे बाहर रोकने की? अभी के अभी इन सबको मेरे रास्ते से हटाओ, वरना। महिपाल के गुस्से से सब डरे हुए थे, लेकिन गौतम ने आगे आते हुए पूछा, वरना क्या? गौतम के जवाब से महिपाल का ईगो हर्ट हो गया। अब क्या होगा? जब समीर को पता चलेगा कि उसके परिवार के सदस्य ने ही गौतम और उसकी बीवी को मारने की सारी प्लानिंग की थी, तो वो उसका क्या हाल करेगा? क्या अब ये गौतम और रायजादा परिवार की एक नई जंग की सीधी शुरुआत है? आखिर में महिपाल किसका साथ देगा? अपने बाप को बचाने वाले फरिश्ते का या अपने परिवार के सदस्य का?
इन सब का जवाब सुनने के लिए बने रहिए देसी टाउन एफएम पर। यहीं पे आप लोग को न्यू एपिसोड सुनने के लिए मिलेगा। बहुत जल्द न्यू एपिसोड आ जाएगा।